नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की शुरुआत करते हैं आज की पॉजिटिव खबर से, अच्छी खबर से। आज ईरान और अमेरिका के बीच शांति की कोशिश का असर हमारे देश में दिखाई दिया। रुपए की कीमत में सुधार हुआ, रुपया डॉलर के मुकाबले थोड़ा मजबूत हुआ, शेयर बाजार में सुधार हुआ, सेंसेक्स 1073 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ, निफ्टी भी 24,000 के पार चला गया। आज भारतीय इन्वेस्टर्स ने शेयर बाजार में 6 लाख करोड़ रुपए कमाए। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। क्रूड ऑयल की कीमत करीब 3% गिरकर $85.69 प्रति बैरल हो गई। और यह सब मिडिल ईस्ट के क्राइसिस से जो मुश्किलें पैदा हुई थी उससे निजात का थोड़ा बहुत संकेत है, क्योंकि सबके मन में सवाल है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत गिर रही है तो हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ क्यों रहे हैं? सरकार का इस पर क्या कहना है? विरोधी दलों के नेता सरकार पर किस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं? क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी और बढ़ सकती हैं? हम पिछले 2 हफ्तों से सुन रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच परमानेंट पीस होने वाली है, शांति समझौता हो सकता है। तो समझौता होने में दिक्कत क्या है? बात कहां अटकी है? इजराइल की वो कौन सी शर्त है जो ईरान ने मानने से इनकार कर दिया? और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बीच का क्या रास्ता निकाला? ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में, लेकिन शुरुआत करते हैं अपने देश की खबर से। कल देर रात ऑयल कंपनीज ने एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। पेट्रोल की कीमत ₹2.61 पर लीटर बढ़ा दी गई और डीजल ₹2.71 पर लीटर महंगा हो गया। पिछले 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। अब एक और सवाल है, क्या 1 महीने बाद पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा? इसका जवाब यह कि अगर मिडिल ईस्ट में शांति हो जाए, सप्लाई चेन दुरुस्त हो जाए, तो तेल के दाम और भी कम हो जाएंगे। लेकिन शांति कब होगी? शांति तभी होगी जब अमेरिका और ईरान के बीच में पीस डील हो जाए। आज की अच्छी खबर यह है कि फाइनल एग्रीमेंट को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत लगातार चल रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान के साथ डील की नेगोशिएशंस फाइनल राउंड में हैं। हालांकि ट्रंप ये बात पहले भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन आज ट्रंप ने कुछ डिटेल्स शेयर की और यह बताया कि असल में बात कहां अटकी है। असल में मामला इजराइल की जिद के कारण अटका हुआ है। ईरान चाहता है कि डील में सिर्फ ईरान की बात ना हो, लड़ाई सभी मोर्चों पर एक साथ बंद हो। इजराइल भी लेबनान पर हमले न करने की गारंटी दे, लेकिन इजराइल यह कमिटमेंट करने को तैयार नहीं है। इजराइल को मनाने के लिए ट्रंप ने बीच का रास्ता निकाला। उनका कहना है कि इजराइल लेबनान पर अटैक ना करे, इसके बदले में अरब कंट्रीज इजराइल को मान्यता दें, रिकॉग्नाइज कर लें। ट्रंप चाहते हैं कि सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी खत्म हो, जिससे शिप्स की मूवमेंट नॉर्मल हो जाए। चूंकि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद करने को तैयार नहीं है, इसलिए अमेरिका ने इस मुद्दे पर पीस डील के बाद बात जारी रखने की बात कह दी है। तो यह मामला तो निपट जाएगा। अब असम की बात करते हैं। आज हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर दिया। इस कानून के लागू होने से असम में सभी धर्मों के लोगों के लिए शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने के कानून एक जैसे हो जाएंगे। कई शादियां करने पर पाबंदी लग जाएगी। लिव इन में रहने वाले कपल्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा और अलग होने की जानकारी भी सरकार को देनी होगी। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड असम के ट्राइबल्स पर लागू नहीं होगा। आदिवासियों को छोड़कर सभी धर्मों में लड़के के लिए शादी की उम्र कम से कम 21 साल और लड़की की 18 साल होनी चाहिए। शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी हो जाएगा। अगर लिव इन रिलेशन से कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। हिमंता सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बिल असेंबली में पेश किया, उसके मुताबिक सभी धर्मों के लोगों को अपनी अपनी परंपरा और रीति रिवाज के मुताबिक शादी करने का अधिकार होगा। जो निकाह करता है वो निकाह करेगा, जहां आनंद कारज होता है वहां आनंद कारज होगा। लेकिन
मैरिज का रजिस्ट्रेशन सबके लिए जरूरी होगा। असम के बाद बंगाल में भी यूसीसी लागू होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसका ऐलान कर दिया है, लेकिन इसकी ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सरकार का फोकस फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की गैर कानूनी प्रॉपर्टीज पर है। आज तृणमूल कांग्रेस के महासचिव ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बंगले पर पुलिस पहुंच गई। शाम को 4 बजे अचानक डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी के घर के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। कुछ ही देर के बाद पुलिस के बड़े बड़े अफसर अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचे। हालांकि ये तो नहीं बताया गया कि पुलिस अभिषेक के घर में क्यों घुसी, लेकिन पुलिस वाले अभिषेक बनर्जी के घर से बड़े बड़े एलईडी मॉनिटर ले जाते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के घर में 3 टीवी सेट थे जिनसे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी होती थी। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के लिए डीवीआर भी साथ ले गई। अब कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार को दिल्ली तलब किया गया है। कल सुबह 11 बजे दोनों को मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचने के लिए कहा गया है। आज सिद्धरामैया ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने बुलाया है, इसलिए दिल्ली जा रहे हैं। वहां जाकर पता चलेगा कि किस इशू पर बात होनी है। I am invited to Delhi. Tomorrow there is a meeting by 11 o'clock. I don't know the subject. But I am invited. Last night Mr. Venugopal called me and intimated me the date and meeting. अब बात महाराष्ट्र की। बकरीद से पहले आज मुंबई के रेजिडेंशियल सोसाइटीज में सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। पुलिस इलाके में फ्लैग मार्च कर रही है। कई सोसाइटीज के बाहर बाउंसर्स को तैनात किया गया है और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने बकरीद के दिन कुर्बानी के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक बकरीद के दिन अगर किसी ने गौहत्या की तो उसके खिलाफ मकोका के तहत केस दर्ज होगा। खुले में कुर्बानी पर पाबंदी है। सोसाइटीज के भीतर कुर्बानी नहीं होगी। क्योंकि पिछले 2-3 साल में हर बार सोसाइटी में कुर्बानी को लेकर विवाद हुए, इसलिए सरकार ने इस बार पहले से गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसका असर दिखने लगा है। मुंबई पुलिस ने भी सोसाइटीज के बाहर फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है। सोसाइटीज के भीतर जाने वाली हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है ताकि कोई गाड़ी में कोई जानवर, कोई पशु सोसाइटी के भीतर न ले जाए। जहां तक गौरक्षक का सवाल है तो गौरक्षकों को जैसलमेर की तस्वीरें देखनी चाहिए जो मैं आपको दिखाऊंगा। राजस्थान के जैसलमेर में 500 से ज्यादा गौवंश के सड़े हुए शव मिले हैं। शहर के बाहर कचरे के डंपिंग ग्राउंड में सैकड़ों मरी हुई गायें पड़ी थी। जगह जगह हड्डियों के ढेर लगे थे। इसी डंपिंग ग्राउंड में ढेर सारे गौवंश घूम भी रहे थे। कुछ गौरक्षकों ने इसका वीडियो बनाकर प्रशासन को भेजा। गौरक्षकों का कहना है कि बहुत सी गायों की मौत जहरीला कचरा खाने से हुई है, जबकि बहुत सी मरी हुई गायों को ठेकेदार ने डंपिंग यार्ड में फेंका है। प्रशासन पशुओं की डेड बॉडीज को डिस्पोज करने का ठेका देता है, लेकिन ठेकेदार पैसे बचाने के चक्कर में पशुओं की डेड बॉडी कूड़े में फेंक देते हैं। इसलिए डंपिंग यार्ड की इतनी बुरी हालत हो गई। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया कि धार की भोजशाला को काशी कॉरिडोर और अयोध्या के राम मंदिर की तरह विकसित किया जाएगा। धार में सरस्वती लोक बनेगा। असल में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद आज मोहन यादव ने धार में भोजशाला जाकर वाग्देवी की पूजा अर्चना की। 721 साल बाद आज पहली बार मां वाग्देवी को 56 भोग लगाया गया। पूजा अर्चना के बाद मोहन यादव ने कहा, कोर्ट के फैसले से धार का गौरव लौट आया है। मां वाग्देवी की कृपा से हिंदुओं की जीत हुई है। अब वो धार के विकास में कमी नहीं छोड़ेंगे। धार में राजा भोज शोध संस्थान भी बनेगा। संस्कृत पाठशाला भी खुलेगी और भोजशाला का वैभव भी लौटेगा। आज गुलमर्ग से एक परेशान करने वाली खबर आई। गुलमर्ग के फेमस गंडोला रोपवे में अचानक टेक्निकल फॉल्ट आ गया,
जिसकी वजह से केबल कार के पहिए हवा में फंस गए। 60 से ज्यादा केबल कार सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर फंस गए। 300 से ज्यादा टूरिस्ट रास्ते में ही अटक गए। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू हुआ। एनडीआरएफ और सेना की मदद ली गई। रस्सियों और सीढ़ियों के जरिए 500 फीट की ऊंचाई पर फंसे सारे टूरिस्ट को एक एक करके नीचे लाया गया। दोपहर 2:30 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, जो करीब 7 घंटे चला। राहत की बात यह है कि सभी टूरिस्ट सुरक्षित हैं। गुलमर्ग दुनिया में तीसरा सबसे ऊंचा रोप वे रखता है।